बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 9 मई हुआ, मुसलमानों के ख़िलाफ़ 9/11 हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए 8 फरवरी को। 9 फरवरी को एक और इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन के तहत इस वक्त जो मर्द वजूद आने वाली हुकूमत है वो अमल में लाई गई। रात को दिन, दिन को रात किया गया। 45 और 47 की सीढ़ियाँ ऊपर नीचे की गई। ये सब कुछ करने के बाद जिसकी 17 सीटें थी उसको 770 सीटें कर दी गई, जिसकी 770 सीटें थी उसको 7 सीटें कर दी गई, जिसके 1,30,000 वोट थे उसको 130 वोट कर दिए गए, जिसके 130 वोट थे उसको 1,30,000 वोट कर दिए गए। ये सब कुछ हुआ। बहरहाल के जो कुछ भी हुआ घोरक धंधा ये सब चलता रहा, ये हुआ। और उसके बाद पंजाब असम्बली मेंबरान है उन्होंने हलफ उठा लिया। और उसके अलावा आज पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा बड़ा सूबा है, सूबा सिंध, उसकी जो सूबाई असम्बली है उसने भी अपना जो है प्रोसेस वो मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला नामजद हो गए और उसके अलावा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनकी जो है वो सिलेक्शन हो गई। पंजाब के अंदर मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो स्पीकर बन गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जबर तशद्दुद का निज़ाम वैसे ही चल रही है। मियाँ असलम साहब जो है उनको आज भी असम्बली के अंदर आने नहीं दिया गया। एक आदमी के लिए 1000 पुलिस फोर्स जो है वो तैयार खड़ी है उसको गिरफ्तार करने के लिए। मौजूद हाई कोर्ट पेशावर जो है उसका हुक्म जो है उसको हवा में उड़ाया गया। अब उसके ऊपर मौजूद हाई कोर्ट पेशावर इनके साथ क्या करती क्या नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर जो मियाँ असलम की जगह जो नामजद किया गया वो राना आफ्ताब साहब फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। 72 साल उनकी उम्र है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और बहुत दफ़ा इलेक्शन जीते हैं। उनको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामजद किया है इस सिलसिले के अंदर कि वो अब मियाँ असलम की जगह जो है वो वज़ीर आला का जो इलेक्शन है वो मरियम नवाज साहबा के मुकाबले में वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो निज़ाम जितना भी किया गया, जिस तरह हमारे लोगों को उठाया गया, मारा गया और जो अभी तक जबर तशद्दुद का निज़ाम जारी है, इसके मतलब हम इनको टफ टाइम देंगे। इसी तरह जो पुलिसियाँ ये जो है मरतब करेंगे, जिस तरह उधर मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि जो करप्शन है उसके नाम से मुझे सख्त नफरत है, तो वो जो सहाफ़ी सवाल करने वाले थे वो खुद ही हंस पड़े इस बात के ऊपर जब बैरिस्टर गौहर साहब इंटरव्यू दे रहे थे। बहरहाल के ये एक अलहदा कहानी है। और राना आफ्ताब साहब जो हैं अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वज़ीर आला के कैंडिडेट होंगे। इसी तरह स्पीकर के कैंडिडेट उन्होंने नामजद कर दिए। और मियाँ असलम साहब जो है वो इस खेल से अब बाहर कर दिए गए कि उनको असम्बली के अंदर आने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 मार्च को अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो मुनक़द करवाने जा रही है, जिसके मतलब हदायत कोर कमेटी ने जारी कर दी हैं। और उसके मुताबिक बैरिस्टर गौहर साहब केयर टेकर चेयरमैन होंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, वो हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं और इस तरह जो है मुख्तलिफ अज़ला के पैनल हमाद अज़हर हैं और उमर अयूब साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपने कागजात जो हैं वो जमा करवा दिए हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तैयारी के साथ जाएगी और क्या इलेक्शन होने दिया जाएगा या इसको दोबारा रोका जाएगा। अकबर एस बाबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताबूत में आखिरी कील लगाने वाले हैं, कुछ और लोग भी हैं, कुछ पसंद नापसंद वाले, कुछ क्रास वाले, किसी का पुराना झगड़ा इनके साथ चलता आ रहा था। ये सारे लोग जो हैं क्या एक दफ़ा फिर रुकावट बनेंगे। जो इस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत बन गई है वो कभी भी इनका इलेक्शन होने नहीं देगी। अब इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर इलेक्शन उनके लॉन के अंदर या कहीं करें, या इलेक्शन कमीशन साहब से कोई हाल किराए पर लेकर वहाँ पर अपना जो इलेक्शन जो है मेन जो है वो ऑफिस उसको वहाँ पर शिफ्ट करें। बाकी जो जहाँ 4 सूबों के अंदर मुख्तलिफ दफातर के अंदर करवाने हैं वो भी इलेक्शन कमीशन से जगह ले लें, ताकि उनको पता चले कि हमने पिछला इलेक्शन जो चमकनी के अंदर करवाया था वो किस लिए करवाया था। और अब इस वक्त हमारे साथ जो होने वाला है वो भी आप देख लें, अपनी आंखों से देख लें, उसके बाद फैसला कर लें। बहरहाल के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन जो है वो अरेंज कर रही है। वो 3 मार्च को इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद जो है मामला उसको दोबारा बल्ला जो है वो उसको हासिल करने की कोशिश की जाएगी। क्या ये निज़ाम दीन पाकिस्तान को बल्ला जो है वो लेने देगा, क्या इमरान खान साहब को रिलीफ लेने देगा। इसके मतलब नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने एक जो है वो पैगाम रसानी की है जिनको करते होते हैं। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इमरान खान साहब को माफ़ नहीं करेगी, कभी भी इमरान खान साहब को लचक नहीं देगी, कभी भी इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने दिया जाएगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे। जिस तरह इनके लफाफा सहाफ़ी जो है
वो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चलते हैं कि उनको जब तक इमरान खान साहब नाक नहीं रगड़ेंगे, अगर उसने नाक रगड़नी होती, 200 दिन से ऊपर हो गए इमरान खान साहब को जेल के अंदर बैठे हुए, और खुफिया दरवाज़ों के जरिए कौन कौन मिलने गया, ये बड़ी अहम बात है। वो जो सहाफ़ी इस वक्त जो पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की चाबी ज़रा टाइट की जाए, जिस तरह नजम सेठी साहब है, उन्होंने कहा कि ये पैगाम तो उन्हीं को दिया ना, क्योंकि आज से 3-4 दिन पहले जो इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आला साहब हैं, उन्होंने एक पैगाम दिया था। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा था कि इस फितने का सर कुचलना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अब वो रहेंगे या हम रहेंगे। ये सारी बातें की हैं। अब ये नजम सेठी साहब ने एक दफ़ा फिर पैगाम दिया। जैसे आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले भी उन्होंने एक पैगाम दिया था, और फिर वही कुछ हुआ जो नजम सेठी साहब ने कहा था। और नजम सेठी साहब ने कहा था कि बल्ला नहीं होगा, अगर बल्ला होगा तो इलेक्शन नहीं होगा। ये भी नजम सेठी साहब ने कहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी धमाका कल करने जा रही है। कल उनके जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले जो मुतासरीन हैं, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर और दीगर तमाम सहाफ़ी हजरात जो है उनको बुलाया जा रहा है। अब अभी इस वक्त तक जगह जो है वो अनाउंस नहीं की गई कि किस जगह पर उनको इकट्ठा करना है। तमाम 100 जो कैंडिडेट हैं जो जीते हैं या मुतासर हुए हैं, जिनके वोट ऊपर नीचे किए गए हैं, 100 के करीब लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क्लेम कर रहे हैं कि वो जीत गए हैं, और जीतने के बाद उनको हरा दिया गया, यानी दिन को रात और रात को दिन कर दिया गया। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपना मुद्दा जो है वो बयान करेंगे इंटरनेशनल सहाफ़ियों के सामने, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के सामने, पाकिस्तानी सहाफ़ियों के सामने। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद, यूट्यूब चल रहा है, वो भी बहुत स्लो चल रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है कि इमरान खान साहब जो है उनका या उनकी पार्टी का नुक्ता नज़र जो है पेश नहीं किया जाएगा। ये खेल कितने दिन चलेगा अभी देखते हैं। अभी यानी जिसको कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह का टफ टाइम देना शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों के साथ रजू करती हुई नजर आ रही है। दूसरे सूबे हैं वहाँ पर तो जो अदालती पैनल बने हैं, जो ये कोर्ट्स के मामला, जो ये इलेक्शन के मामला को जो है ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, वो ट्रिब्यूनल जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वो जो है वो ज़्यादा बने हैं। पाकिस्तान के बड़े सूबे 12 करोड़ के सूबे के अंदर जैसे जहाँ पर 100 सीटों का धांधली का जो है वो शोर है, उसमें सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल जो हैं वो बनाए गए हैं जो ये केस सुनेंगे। अब 100 बंदों का केस अगर 2-2 हफ्ते में भी वो निपटाने शुरू करें या तारीखें देने शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है 10-15 साल जो है वो लग जाएंगे। 10-15 साल के बाद आसफ जरदारी का बेटा भी वज़ीर आज़म बन जाएगा, मरियम नवाज साहब का बेटा भी वज़ीर आज़म बन जाएगा। ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बेचारे इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। जहाँ सब ने अपना हिस्सा डाला, और मुफाहमत के बादशाह, जिस तरह उस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि आसफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह नहीं है, मुफादात के बादशाह हैं। और वो मुफादात के बादशाह जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मुफादात की सीढ़ियाँ तय करते हुए, दाएं बाएं से बचते हुए, सिंध हाउस को गर्म करते हुए, ये सब कुछ करते हुए अपने ईवान सदर की तरफ रवाना है। और जो ईवान सदर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन हमारे आइनी सदर, तमाम फोर्सेस के सदर, पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त का मकाम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने आज रंग में भंग डालने की कोशिश की। वो जिस तरह कहते हैं शहीदों में नाम लिखवा लो। 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कितनी मुश्किलें आईं, इमरान खान साहब पर कितनी मुश्किलें आईं, लेकिन जनाब आरिफ अलवी साहब मुफाहमत करते रहे। जिस वक्त इमरान खान साहब को फ़ोन आते थे, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, आरिफ अलवी साहब मुफाहमत का एक फ़ोन कर देते थे। जिस तरह सराजुल हक साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत की, इसी तरह इजाजुल हक साहब जो उन्होंने मुफाहमत का किरदार अदा किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट शौकत बसरा वो 97-98 हज़ार की लीड पर था। मुस्लिम लीग नवाज का जो है कैंडिडेट वो 2nd नंबर पर था। 3rd नंबर जनाब एजाजुल हक साहब, मेरी बरादरी, राई बरादरी, दूर नज़दीक से रिश्तेदारी, वो 50 हज़ार के साथ सबको पीछे छोड़ गए। यानी आप 100 मीटर की रेस देखें, जो सबसे पीछे है वो उसको विनर करार दे दिया जाए, जो सबसे आगे है उसको कहा जाए कि चल भाई आप ग्राउंड से बाहर निकल जाओ, आप हार गए हो। ये सारे इस इलेक्शन के दौरान हुआ है। बहरहाल के आरिफ अलवी साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जितना मर्जी प्यार होगा, जो कुछ मर्जी होगा, मैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह लोगों ने बेवफाई की, इमरान खान साहब के साथ लोगों ने बेवफाई की, और
प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसी ने दबाव के तहत, वो अब मेरी समझ में तो बात ये आई है कि जो चलो कुछ तो लोग होंगे जिन्हें दबाव के तहत दबाया गया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बस दबाव का बहाना बनाया और उसके बाद गंगा नहाई, गंगा नहाने के बाद किश्ती से छलांग लगाई और दूसरी किश्ती में सवार हो गए। इसी तरह डॉक्टर आरिफ अलवी साहब 5 साल दुबकर बैठे रहे और अब जब जाने का वक़्त आया, जिस तरह कहते हैं कि दिया बुझने से पहले जब वो टमटमाता है, इसी तरह आरिफ अलवी साहब भी टमटमाना शुरू हो गए। मैं बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ वालों को आरिफ अलवी साहब जितने भी प्यारे होंगे, लेकिन मेरा इख्तलाफ उनके साथ, शदीद इख्तलाफ उन लोगों से भी ज़्यादा है जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो पार्टी छोड़ गए। असद उमर छोड़ गया, बाकी और लोग बहुत सारे, फयाजुल हसन चौहान छोड़ गया, फरख हबीब छोड़ गया। उन्होंने डंके की चोट पर जो कुछ किया कर दिया, अब वो जाने और वहाँ की आवाम जाने। राजा रियाद ने जो कुछ किया उसका रद्द अमल आवाम ने दिया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन आरिफ अलवी साहब का करदार एक मशकूक करदार रहा, जिसने, जो मैं उसके मतलब को ज़्यादा लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं असम्बली का इजलास नहीं होने दूंगा। सर क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अगर आप में इतनी ताकत होती आप स्टैंड लेते। आप कितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जबर तशद्दुद हुआ। आप एक आईनी सदर थे, चारों फोर्सेस के सदर थे, आप तमाम फोर्सेस को कॉल कर सकते थे, कॉल करके उनके सामने ये मसला रख सकते थे। जब आपकी बात ही नहीं सुनी जानी थी, फिर आपने जो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ किया, अब आपका हक नहीं बनता। जिनको इक़्तिदार मिलना है उनको दें, और जो इक़्तिदार लेने वाले हैं वो जिस तरीके से ले लें। उसके ऊपर चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि जीतने वाले जो हैं वो शर्मिंदा हैं और वो हारने वाले वो जो हैं वो गुस्से में हैं। खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि ऐसी जीत से अल्लाह ताला हम सबको पनाह अता फरमाए। इसी तरह जो आज जो पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, तो वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है, जो जीतने वाले लोग हैं, जो आज जिनका वज़ीर आला बनना, जिनका स्पीकर बना, डिप्टी, उन्होंने कहा कि जनाब आप 45 नंबर वाले हैं या 47 नंबर वाले, यानी ओरिजिनल जो है वो 45 नंबर वाला और 47 नंबर वाला वो जो 9 मई जिस तरह कहते हैं, इसी तरह 9 फरवरी वाले जो हैं वो 47 नंबर वाले। ये सब कुछ हुआ। बहरहाल के आरिफ अलवी साहब के मतलब सागडार साहब ने कहा कि हम हर तरीका जो है वो, जिस तरह वो कहते हैं कि हम रोंते हुए हर चीज़ को गुजर जाएंगे, हलाकू खान की तरह। इसी तरह मरियम औरंगज़ेब साहबा जो है, उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ को तहो भला करते हुए, हमारा आइनी कानूनी हक है, हम किसी भी तरीके से जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जनाब आरिफ अलवी साहब जो है वो कौमी असम्बली का इजलास रोके, हमारा वज़ीर आज़म बनना है। हो सकता है घंटों के हिसाब से कोई बात हो, अगर लेट हो जाए तो गाड़ी मिस हो जाए, ये भी फिक्र है इन बेचारों को। ये हुई। और उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहबा जो है, उन्होंने कहा कि मरियम बीबी जो है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, उनका मतलब कोई भी बात जो है वो कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरहाल के उसके ऊपर हारून रशीद साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं खबर देने की हद तक तो ठीक है, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहबा को सोचना चाहिए कि वो एक दफ़ा खुर्शीद शाह साहब ने कहा था शेख रशीद साहब को, उस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर थे, कि जो बंदा मुंह ऊपर करके थूकता है, थूक उसी के मुंह पर पड़ता है। ये हालात आपको बताएंगे। आपने जो छिपकली निगल ली है, ये ना निगली जाएगी ना उगली जाएगी। जुवैद लतीफ़ साहब जो है अभी पीटते हुए नज़र आ रहे हैं, ख्वाजा आसफ साहब पीटते हुए नज़र आ रहे हैं, अरफान सदीकी साहब जो हैं वो आपको पीटते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये हमें पाया तकमील तक जाती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी जो हालात आगे आने वाले हैं, जिस तरीके से आप IMF की कड़ीकी के अंदर फंसने वाले हैं, और इसके अलावा जो दीगर ख्वाहिशात अमेरिका की और यूरोपीय यूनियन की और इस्लामी ममालिक की, जब आप पर वो वज़न गिरेगा, आपको पता चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जिस तरह आप कहते थे कि हम हुकूमत लेना नहीं चाहते थे, हमें दे दी गई। अभी जुवैद लतीफ़ साहब, ये दोबारा फिर मैं तो बात दोहरा रहा हूँ, कहते हैं कि हम आना नहीं चाह रहे थे कौमी असम्बली के अंदर, हमें धमकाया गया। अब पता नहीं किसने धमकाया, या तो उनका नाम ले लें, या जिस तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, इसी तरह के मसाइल जो हैं वो मुझे इस वक्त भी नज़र आ रहे हैं। मेरे साबका वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम की, जिनका नाम तारीख के अंदर याद रहेगा। इसी तरह मेरे निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उनका नाम तारीख के अंदर याद रहेगा। इसी तरह मेरे जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, उनका नाम तारीख के अंदर याद रहेगा। इसी तरह बहुत और लोग हैं जिनका नाम लेने पर कार्य सरकार में मुदाखलत हो जाएगी, या किसी की जो है तौहीन हो जाएगी। ये सारे वो बहुत सारे किरदार हैं, और ये PDM के किरदार हैं जिनका नाम तारीख में ज़िंदा रखा जाएगा, मगर किन हरूफ के अंदर लिखा जाएगा, सुनहरे हरूफ के अंदर या किसी और स्याही के साथ लिखा जाएगा,
ये आने वाला वक्त बताएगा। मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन बन चुके हैं, ये हालिया दिनों के अंदर जो मैचेस हुए हैं वहाँ इमरान खान साहब के जो नारे लगते हुए नजर आए हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने अरशाद फरमाया वो माइक है वो बंद कर दिए जाएं, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना इमरान खान साहब के जो नारे लगाने वाले उनकी आवाज़ आवाम तक पहुँचे, ना जनाब हमें जो कोई जो नाराज़ लोग हैं उनका गिला है। इसी तरह जो मौजूदा जनाब अपना स्पीकर पंजाब असम्बली बने हैं मलक अहमद खान साहब, उन्होंने कहा है जी कि ये तारीख का पहला वाक़या, उन्होंने जो अपने जो ज़राए के मुताबिक खबर है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन का है या हुक्म हाकम जो है वो बयान किया कि कोई सहाफ़ी जो है पंजाब असम्बली के अंदर दाखिल नहीं होगा, किसी सहाफ़ी को इजाज़त नहीं होगी कवरेज करने की। यानी जो हम डंडा चलाएं, जो हम वहाँ पर गदर मचाएं, जो बिल पास करें, वो कोई चीज़ जो है आवाम के सामने नहीं आनी चाहिए। आवाम के सामने यही आना चाहिए कि हम जीत गए और हम आवाम की खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ़ोटो सेशन करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। बहरहाल के ये चंद एक खबरें जो सूरत हाल के तहत नज़र आ रही हैं, हालात जिस तरफ को जा रहे हैं, जो कराची के अंदर गदर मचा है, जो और जगह पर जो गदर मचा है और एहतजाज में तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, मगर ये कंपनी नहीं चलेगी। ये मैं बारहा दफ़ा कह रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी चलेगी 4 या 6 माह चलेगी, उसके बाद ये धड़ाम से गिरना शुरू हो जाएंगे। ईवान सदर तक आसफ अली जरदारी साहब को पहुँचने दे, फिर उसके बाद जो नक्शा वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता नज़र आएगा। उसमें वो अपने बेटे को आगे लाने की कोशिश करेंगे, इनको पीछे गिराने की कोशिश करेंगे, फिर इनको बंद गली में तो पहले उन्होंने धकेला। ये याद रखा जाएगा कि आसफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग की जो सियासत है वो दफन कर दी। आइंदा शायद ना जरदारी साहब का नाम लेने वाला कोई होगा सियासी तौर पर, ना MQM का नाम नजर आएगा, ना मुस्लिम लीग का नाम नजर आएगा। जो इन्होंने सूबे बंड, मौलाना साहब जो इस वक्त आपको शोर करते हुए नजर आ रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं या सख्त से सख्त बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यही बयान अगर खुदा न खासा कोई और बंदा दे दे तो उसके ऊपर कहर टूट पड़ा था, आसमान टूट पड़ा था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने और सोमरो साहब ने जो कुछ ताकतवर हलकों के मतलब जो मैसेज कन्वे किए हैं, उसके बाद उनकी तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखी।